और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां अब नतीजों का इंतजार है। दरअसल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक मतदान हुआ और सबसे ज्यादा मतदान मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया। कुल 76.22% मतदान हुआ। आगर मालवा में 85.03% मतदान हुआ। बालाघाट में 85.23% मतदान हुआ। बैतूल में 80.70% मतदान हुआ। छिंदवाड़ा में 82.80%, देवास में 81.22% मतदान, डिंडोरी में 82.51% मतदान हुआ है। हरदा में 81.89% मतदान। तो वहीं मंडला की बात करें तो 82.08% मतदान हुआ। मंदसौर में 83.28% मतदान हुआ। नर्मदापुरम में 81.85% मतदान लोगों ने किया। तो देखिए कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है ये आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 का रिकॉर्ड टूटा है और इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, लोगों ने हिस्सा लिया है। लगातार न्यूज़ 18 ने भी आपसे अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, और क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी सेल्फीज भी आई आप लोगों की वोट डालने के बाद की, और यहाँ सबसे ज्यादा देखा जा रहा है जो शहरी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर भी वोटरों ने खास तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 82.80% मतदान। नीमच में भी यहाँ पर 83.30% मतदान हुआ है। निवाड़ी की अगर हम बात करें तो 82.36% मतदान। ये अलग अलग शहर है, अलग अलग जिले हैं जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 76.22% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ। बुधनी की सीट की बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट, खुद मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे। 81.50% यहां भी मतदान हुआ। और छिंदवाड़ा में भी इत्तेफाकन देखिए उतना ही मतदान, बस 0.9% यानी 0.09 का जो अंतर है वो है 81.50-81.59% मतदान छिंदवाड़ा और बुधनी में क्रमशः हुआ है। तो अब आपको दिखा रहे हैं हम वो जिले जहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुए। आगर मालवा की बात करें तो 85.03% मतदान हुआ है। अगर बात करें कल की, मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए बालाघाट में जो मतदान प्रतिशत देखने को मिला वो काफी बेहतर था। बालाघाट में मतदान प्रतिशत 85.20% था। तो ये बैतूल की अगर बात करें तो 80.70% मतदान यहां पर हुआ। बिल्कुल। और अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की तो यहाँ पर 82.80% मतदान हुआ है। देखिए कमलनाथ यहाँ से प्रत्याशी भी थे। और देवास में 81.22% मतदान हुआ। तो वहीं डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी जिले में 82.51% लोगों ने वोट में हिस्सा लिया। हरदा की बात करें तो 81.89% मतदान हरदा में हुआ। तो वहीं मंडला में 82.05% लोग घरों से निकले वोट डालने के लिए। मंदसौर में 83.28% मतदान हुआ। अच्छा खासा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नर्मदापुरम में भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी। 80 से ज्यादा ने 81.85% मतदान हुआ। नरसिंहपुर में 82.80% मतदान हुआ। नीमच की अगर बात करें तो 83.30% मतदान हुआ। और निवाड़ी में अगर बात करें तो 82.36% मतदान हुआ। तो विराजगढ़ के लोग घरों से निकले और 80.29% मतदान करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और सिवनी की अगर हम बात करें राजगढ़ के बाद तो सिवनी में भी 85.68% मतदान हुआ। और यहाँ पर भी वोटर काफी खुश नजर आए। शाजापुर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और 84.99% यहाँ मतदान लोगों ने दर्ज कराया। बुधनी की अगर बात करें जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी है, वहां पर 81.59% मतदान हुआ। और इसके अलावा अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। छिंदवाड़ा में लगभग 81.50% मतदान हुआ। बिल्कुल। और मतदान प्रतिशत ये हमने आपको बताया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह था। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वोटिंग की। हालांकि छिटपुट घटना अंशिका होती रही जिस पर हम लगातार डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचा ही रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मतदान बाधित जरूर हुआ, लेकिन अंततोगत्वा अच्छा मत प्रतिशत हासिल हुआ है। और कुल 76.22% मतदान मध्य प्रदेश वासियों ने डाला। नेताओं की इतने लंबे समय की तैयारी और उसके बाद अब पेपर करेक्शन भी हो गए हैं। इंतजार रिजल्ट का है कि आखिर रिजल्ट में क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से 2018 का रिकॉर्ड वोट परसेंटेज में टूटा है, ये देखना होगा कि 2018 के
तरह ही क्या इस बार नतीजों का भी रिकॉर्ड टूटेगा, ये सवाल है और अभी इसके लिए जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुल अगर हम बात करें तो 230 विधानसभा की सीटों पर कल वोट डाले गए और सबसे ज्यादा बालाघाट में देखा गया कि किस तरीके से 100% मतदान यहाँ के एक मतदान केंद्र पर हमने देखा 100% मतदान, और अभी तक बालाघाट के अलावा कहीं और पर 100% मतदान नहीं हुआ, लेकिन उससे कम हुआ जरूर, लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। और साथ ही मध्य प्रदेश के पिछले रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो भी टूटा है और 76% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई। तो बुधनी और छिंदवाड़ा के वोटिंग परसेंटेज की अगर अंशिका बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए, बुधनी में जो मतदान हुआ है वो 81.59% मतदान हुआ है, जबकि छिंदवाड़ा में 81.50% मतदान हुआ। अंतर देखिए कितना है, 0.09% अंतर दोनों ही के बीच है। और जो छिंदवाड़ा सीट है, जो बुधनी सीट है, उसमें ये अंतर देखने को मिल रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और मत प्रतिशत बढ़ा है ज़्यादातर जगह, बालाघाट में तो बेहतरीन मतदान लोगों ने किया। अब बस 3 तारीख का इंतजार है, किस तरह का मूवमेंट अभी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोकतंत्र के इस महाउत्सव में लोगों ने कल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खासकर अगर जहां मैं अपनी बात करूं तो जिस इलाके में मौजूद था, कुछ जगहों पर जो है वो छुटपुट हिंसाएं हुई, उसके बावजूद भी देखने में आया कि मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। शहरी इलाके तो कम उत्साहित थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे और ये प्रक्रिया जो है, भले ही 6 बजे मतदान थमना था, लेकिन कई पोलिंग बूथ ऐसे थे मध्य प्रदेश में जहां पर मतदाता मौजूद थे और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भी वहां पर मतदान होता रहा। अगर पिछले साल की तुलना में करें तो इस बार जो है मत प्रतिशत बढ़ा है, यानी लोगों ने अधिक मतदान किया है। हालांकि दोनों राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत उनका है, लेकिन ये मतदान प्रतिशत किसका है ये आने वाली 3 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल 3 तारीख को तो ये पता चलेगा कि आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। लेकिन एक सवाल ये भी शैलेंद्र कि जब भी वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ है तो नुकसान किसका हुआ, इतिहास क्या कहता है? देखिए, 2 फैक्टर काम करते हैं कि अगर ज्यादा मतदान हो रहा है तो ये माना जाता है कि सरकार के खिलाफ जो है वो लोगों में आक्रोश है, वो काम कर रहा है। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उनका ये दावा है कि ये आक्रोश नहीं है, बल्कि ये उनकी जो योजना है उनका प्रतिसाद है कि लोग उन योजनाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान कर रहे हैं। लेकिन जो जानकार ये बताते हैं कि जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो वो सरकार के खिलाफ गया, यानी एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो ज्यादा पड़ता है। जो कि जिस तरीके से मैंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वोटर्स निकल कर आए थे और लंबी लंबी लाइनें लगाकर वोट दिया। हालांकि जो शहरी मतदाता है वो थोड़ा सा उदासीन जरूर दिखा है। कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जो आदर्श पोलिंग बूथ जिन्हें बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता जितनी संख्या में वहां पहुंचने चाहिए थे उतने नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब जो मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज है या 230 विधानसभा को जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 3 तारीख को सुबह जब मतगणना शुरू होगी और धीरे धीरे करके जब सूरज चढ़ेगा उसके बाद स्थिति साफ होगी कि ये बढ़ा हुआ मतदान जो दावे और वादे कांग्रेस और बीजेपी और दूसरे अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई है, जनता ने आखिर किसका साथ दिया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो ये देखना होगा कि आखिर 3 दिसंबर को रिजल्ट्स में क्या कुछ नया होगा। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल और चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दी गई है और स्ट्रांग रूम के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं इंदौर के नेहरू स्टेडियम मौजूद हूं और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि मतदान केंद्र से जो मतदान दल है वो धीरे धीरे अब नेहरू स्टेडियम पहुंचने लगा है। उनके हाथों में मतदान की जो सामग्री है, जो किट है, वो साथ में ईवीएम जो मशीन है, अब उसको लेकर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ से मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ स्ट्रांग रूम की। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग जो विधानसभा है उनके स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। बकायदा विधानसभा का नाम लिखा हुआ है, स्ट्रांग रूम किसका कहाँ पर है उसकी जानकारी दी गई है। और दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसे
नजर रखी जाएगी। यानी चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी है और उसके साथ में सीसीटीवी लगाया गया है। यानी पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम जो है वो रखा रहेगा। यानी जो प्रत्याशियों का भाग का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। देखने वाली बात होगी किस कमल के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। प्रत्याशियों के भाग का फैसला जनता कर चुकी है। 3 दिसंबर को वोटिंग होगी और उस दिन तय होगा कि जनता ने किसके सिर में ताज पहनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। इंदौर में मतदान केंद्र से नेहरू स्टेडियम स्ट्रांग रूम लौटे मतदान दलों का ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। दरअसल मतदान कर्मचारियों में भी स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान कर्मचारियों ने कहा स्वागत के साथ थकावट दूर हो गई। हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार गुप्ता ने बातचीत की उनसे, आइए दिखाते हैं। नेहरू स्टेडियम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये जो कर्मचारी हैं वो नेहरू स्टेडियम लौट आए। अब यहाँ पर वो जो ईवीएम है, जो मतदान सामग्री है, उसे अब स्ट्रांग रूम में जमा करेंगे। यानी जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला हो चुका है और जो उनका भाग्य है वो ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को उनका जो भाग्य का फैसला वो खुलेगा और उस दिन ये देखने को मिलेगा, यानी उस दिन तय होगा कि किन प्रत्याशियों को जनता ने चुना है। फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि जो कर्मचारी हैं अब वो लौट चुके हैं और ये देखिए हाथों में ईवीएम है और इसी में प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो कैद है। देखने वाली बात होगी किस कमल के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, चाहे बीजेपी या वो कांग्रेस। ये आने वाला समय होगा जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू स्टेडियम की। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ में इनका स्वागत किया जा रहा है और ये तस्वीर देखिए फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल पहली बस है जो मतदान संपन्न करा के आई है उनके लिए स्वागत है। बिल्कुल इनका वेलकम किया है, इनको अच्छे से तारीफ, इनका मॉरल मुस्तब होता रहा। अच्छा, आप लोगों को चलिए से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि आप चेहरे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है उसकी पूरी प्रक्रिया करके लौट रहे हैं। और ये देखिए इनसे बात भी करेंगे। भाई साहब कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया, बहुत। इससे पहले भी हम पहली बार आए थे, इससे अगला चुनाव हुआ था उसमें भी पहली बार आए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेता की पिटाई का मामला। कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के बीच सड़क पर उनके साथ मारपीट हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही मारपीट का आरोप लग रहा है। मदन महल दशमेश गेट के पास हुई मारपीट। बाइक पर एक महिला के साथ पांधे जा रहे थे, बाइक से गिराकर 6 से 7 युवकों ने मारपीट की है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। और ये देखिए, ये दरअसल वही वीडियो अंशिका अपने दर्शकों को दिखा दे टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए एक महिला के साथ वो बाइक पर जा रहे थे और उन्हें बीच सड़क पर गिराकर जबरदस्त उनके साथ मारपीट की गई। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बीच सड़क पर ही मारपीट उनके साथ की जा रही है। सोशल मीडिया पर जबलपुर से सामने आई वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के साथ ये मारपीट का मामला। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर है। पवन, ये क्या कारण रहा कि ऐसे सड़क पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है और ये नेता बताए जा रहे हैं, पूर्व पार्षद बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक ऐसी घटना है जिसमें सभी को चौंका दिया है क्योंकि एक ही दल के 2 पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए, जिसमें एक पक्ष के 6-7 लोगों ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद के साथ मारपीट की है। उम्र दराज हैं और जो युवक हैं जो मारपीट कर रहे हैं वो काफी युवा हैं। तो ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि राजनीति से जुड़ा मामला है। और कल शाम को तकरीबन 5 बजे की ये घटना है जब मतदान चल रहा था और मतदान केंद्र के पास में ही ये मारपीट हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस में FIR की जानकारी भी नहीं आई है और मामले को शांत करने की और समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वीडियो जब से सोशल मीडिया में वायरल हुए तब से कांग्रेस की छवि भी जो है सवालों में है। दूसरी तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी सवालों के घेरे में है क्योंकि शहर भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। तो बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मारपीट की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से मारपीट का मामला सामने आया है। पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के साथ मारपीट हुई है और 6-7 युवक आते हैं और पीटने लगते हैं।
और बढ़ते आगे श्योपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, डॉक्टर की संदिग्ध मौत का मामला। सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विजयपुर अस्पताल परिसर के सरकारी आवास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डॉक्टर का नाम कमल खरे है। शुक्रवार को इलेक्शन ड्यूटी करके शाम को लौटे थे डॉक्टर। आवास के अंदर उनका शव मिला। अब सवाल ये कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, इसको लेकर जांच जारी है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी के बाद ही वो घर लौटे थे और इस बीच अचानक से खबर यह आई कि अब वो नहीं रहे। सरकारी अस्पताल में पदस्थ थे और सरकारी आवास में ही वे रह रहे थे, जहां उनका शव बरामद हुआ है। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसे मौत हुई, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, जहां तक मौत की बात है तो अभी भी संदिग्ध है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी उनकी लगाई गई थी। इलेक्शन ड्यूटी करके जब वो लौटे हैं तो अपने आवास पर पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद उनकी मौत हो गई थी। जो आवास का गेट है वो खुला हुआ था और उनका शव बेड पर पड़ा हुआ था, जिसे देख करके लोगों ने जब उन्हें जगाने की कोशिश की तो पता चला कि वह नहीं रहे। इसके बाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आज पीएम के बाद में पता लग पाएगा कि उनकी मौत किन कारणों के चलते हुई है। बताया यही गया है कि कल उनकी ड्यूटी अगरा इलाके में इलेक्शन के दौरान लगाई थी और वापस लौटने के बाद उनकी ये मौत हुई है। अब किस वजह से मौत हुई है यह तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। जी दीपक, नजर बनाए रखें आप, आगे डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अंशिका, ड्यूटी में इलेक्शन की ड्यूटी में ये तैनात किए गए थे, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे और इस मौत के बाद अब जांच का जो ये विषय है, ये इस पूरे मामले में क्या जांच होती है ये भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। ग्वालियर से खबर, जहां बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप लग रहा है। दरअसल 4 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने क्षतिग्रस्त किया है, चकनाचूर कर दिया। नौगांव स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 93 के बाहर की यह वारदात बताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सुरेश बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। धरने पर बैठे सुरेश बघेल और उनके समर्थक कार्यकर्ता। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला किए जाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी पर यह आरोप है कि उन्होंने यह हमला किया। ग्वालियर से बड़ी खबर, जबकि 4 गाड़ियों को हमलावरों ने निशाना बनाया। अब ये लोग कौन थे ये जांच का विषय है। हालांकि नौगांव स्थित मतदान केंद्र के बाहर जब ये वारदात हुई उस वक्त जहां सुरेश बघेल मौजूद थे, उनका आरोप यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह सब कुछ कांग्रेस के नेताओं के कहने पर किया। बीएसपी प्रत्याशी हैं सुरेश बघेल इस बार और कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मतदान केंद्र के पास की ही घटना बताया जा रहा है, जबकि मतदान केंद्र के कुछ दूरी तक भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये बाहर की ही घटना है मतदान केंद्र के। सुरेश बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी यहाँ पर लगाया है। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमले का ये पूरा मामला, जहाँ आरोप कांग्रेस प्रत्याशी पर लग रहा है, वो लगा रहे हैं। 4 गाड़ियों को हमलावरों ने हालांकि निशाना बनाया और चकनाचूर कर दिया। नौगांव स्थित मतदान केंद्र के बाहर की घटना वो भी तब जब चुनाव हो रहे थे और सुरक्षा के इंतजाम भी जबरदस्त थे। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये मामला क्या है, इसमें क्या कुछ जानकारी अब मिली है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर ग्रामीण के बीएसपी प्रत्याशी है सुरेश बघेल, इन पर हमला हुआ है नौगांव में। कल देर रात इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। इनकी जो परमिशन की वाहन थी, इसके साथ ही 3 अन्य वाहन थे, इन वाहनों पर तोड़फोड़ की गई, इसके साथ मारपीट की गई है और इसमें इन्होंने जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन पर आरोप लगाया है और उसके साथ ही नौगांव में इस घटना के बाद स्थानीय थाने में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया है और केस दर्ज करने के बाद अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है कांग्रेस के साहब सिंह गुर्जर, उनके खिलाफ 2 इस तरह की एफआईआर एक तरह से हुई है। इसी दौरान घटनाक्रम में एक एफआईआर इनके खिलाफ तिगरा थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें एक बीएसपी कार्यकर्ता को इन्होंने धमकाया था। कुल मिलाकर कल 2 घटनाएं ऐसी सामने आई जिसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके खिलाफ जो है धमकाने के मामले और हमले के मामले सामने आए हैं और पुलिस अब जो है इसमें केस दर्ज कर दोनों मामलों में कार्रवाई कर रही है। बूथ कैप्चरिंग का आरोप गंभीर है सुशील,
चुनाव आयोग भी इस मामले में कार्रवाई करता है। क्या चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई शिकायत उन्हें दी गई है इसमें? देखिए, बीएसपी प्रत्याशी ने पहले तो इस मामले में हमले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। उसके साथ ही चूंकि चुनावी माहौल है तो यही वजह कि पुलिस और प्रशासन ने भी इसकी पूरी रिपोर्ट ऑब्जर्वर को दी है। तो अब चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से इसमें देखेगा, क्योंकि सीधा सा जो इसमें आरोप है और एफआईआर है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव को प्रभावित करने का भी मामला है। तो इसमें चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से संज्ञान लेकर कार्रवाई जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। ये देखिए वो तस्वीरें हैं उस वक्त की जब वहां मारपीट हुई, 4 गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया, उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब एक न्यूज़ 18 नेटवर्क स्पेशल इस वर्ल्ड टॉयलेट वीक पर हम आपको दिखाते हैं। हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर अरबों लोगों को प्रभावित करता है, जो कि स्वच्छता का संकट है। याद रखें, हर एक कदम चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, SDG 6 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय और पानी को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। आइए देखते हैं इसी बारे में न्यूज़ 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। Modern society has made our lives so simple. तो फिर बीमारी से फ्री रहना इतना डिफिकल्ट क्यों है? Could the culprit be hiding in your toilet? एक अनहाइजीनिक टॉयलेट सैकड़ों जर्म्स का घर बन जाता है और इनसे फैलती हैं बीमारियां जो महिलाओं को और बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। Thankfully, keeping toilets clean is simple. टॉयलेट को यूज करने के बाद फ्लश करना सिंपल। Close the lid before you flush it. Simple. और टॉयलेट को यूज करने के बाद हाथों को सोप से वॉश करना simple. This World Toilet Day, let's follow simple steps and accelerate change towards cleanliness and health. और बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, ये बात है भारत के गौरव की। It's about dignity and equality. Because access to clean toilets shouldn't be a privilege. It should be a right. Together, let's be a catalyst for change. मिशन स्वच्छता और पानी। हेल्दी हम, जब साफ रखें टॉयलेट्स हरदम। तो ये संदेश है सभी लोगों के लिए, और इस पर अगर थोड़ा अमल करेंगे, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस, और कुछ ज्यादा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। किस प्रकार से वो प्रदेश की प्रगति के विकास के लिए उनका योगदान जरूरी है। इसलिए हमारी जो मतदाता हैं बहनें, वो बाहर निकल कर आ रही हैं। और आपने देखा है कि 11 बजे तक, जबकि वो सबसे ज्यादा उनका महिलाओं का काम का समय होता है, तब तक भी सबसे ज्यादा महिलाएं बूथों पर दिखी। तो ये सिर्फ लाडली बहना जैसी हमारी जो शुभंकर योजनाएं आ रही हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, जिससे हमारी बहनों को समझ में आ रहा है कि प्रदेश के विकास के लिए उनका विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए वो जाकर मतदान कर रही हैं। और अभी आप देखिएगा 5 बजे तक जब मतदान होंगे तो सबसे ज्यादा अगर इस बार परसेंटेज किसी का होगा तो वो हमारी लाडली बहनों अर्थात महिलाओं का होगा। बहुत अच्छी बात। महिला वोटर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेंगी इस मतदान में। वंदना जी, इसमें एक और एड ऑन करना चाहिए कि लाडले जो युवा हैं उनका रोजगार वो एक लिए आपके लिए बड़ी चुनौती बना रहा। इसके अलावा जो लाडले कर्मचारी हैं जो चयनित होकर नियुक्ति की राह देख रहे हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए थी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट क्यों दिया जाना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगी। लाडली लक्ष्मी के भविष्य के लिए, लाडली बहना के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए, संबल की बहाली के लिए, गेहूं धान की भाव में उछाल।
रोल चलिए। ये किसका कैमरा है? इतना मुंह में बिल्कुल पीछे करो। पूरे प्रदेश में कैसे करेगा यार? शांत हो जाओ यार। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। ये माइक धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते कई दिनों में आपने देखा होगा जब वो प्रचार प्रसार करते बीजेपी के लिए नजर आए थे, जमकर वो कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी और अब वो फिर एक बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार से इस बार काफी कुछ बदल गया है। महाराज अब शिवराज के साथ हैं।